Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. Hello, dear students. Welcome to this channel, Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. In this channel, we will learn business studies. In the last class, we read chapter 5 organizing, having topics what is organizing process, importance of organizing, organizational structure. In the very last class, immediate last class, we read organizational structure and we discussed two type of structure, that is functional structure and डिविजनल स्ट्रक्चर. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर अपने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. आज हम फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट और डीमेरिट देखेंगे बेस्ड ऑन वेरियस पॉइंट्स. ठीक है. अब वैसे तो मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का अपना अपना मेरिट है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन वो यूज़ किया जाता है. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर देखो सबका अपना मेरिट डीमेरिट है. तो अब कौन से सिचुएशन में कौन सा एडवांटेजियस है वो सारा चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं. कौन सा स्ट्रक्चर कौन से सिचुएशन में एडवांटेजियस है. ठीक है. तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है. ओके. तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में बना हुआ है. सिर्फ डायग्राम को देखने का है. सिर्फ डायग्राम को देखिए. फोकस ऑन दिस एरिया. फोकस ऑन दिस एरिया. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बना हुआ है. हाउ कम? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि जो ये कंपनी है से एक्स लिमिटेड. अभी एक्स लिमिटेड कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जो यहाँ बैठा हुआ है. ठीक है. अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में कंपनी एक ही है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है. ठीक है. एक्स लिमिटेड है और ये डायरेक्टर बैठा हुआ है. से अब जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था वही एग्जांपल ले लेते हैं. एक मिनट. ब्रिटानिया या पार्ले? हाँ, पार्ले, मुझे याद आ गया. पार्ले. पार्ले कंपनी है. ठीक है. तो पार्ले कंपनी का एक यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है. मैनेजिंग डायरेक्टर. अब देखिए, पार्ले कंपनी बेसिकली डील करती है बिस्किट के ऊपर. ठीक है. अब वैसे तो चॉकलेट्स भी आता है, लेकिन आप एक बार के लिए मानिए कि बिस्किट के ऊपर डील करती है कंपनी. अब कंपनी का एक ही कंपनी है, कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है, मेनली बिस्किट. ठीक है. अब क्या होगा? तो कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है बिस्किट और कंपनी जो है पार्ले कंपनी नाम है. ये मैनेजिंग डायरेक्टर. अब इसके कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और परचेज. जैसे मैंने भी तो कल यही चीज़ डिस्कस किया था ना. मैं भी तो यही चीज़ कल बताया था कि कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है. तो ये ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन फंक्शंस. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन, मार्केटिंग इज़ अ फंक्शन, फाइनेंस इज़ अ फंक्शन, परचेज इज़ ऑल्सो ए फंक्शन. परचेज में क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इनपुट एंड रिकॉर्ड, परचेज इनपुट्स एंड रिकॉर्ड मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ परचेज. दैट मीन्स परचेज रॉ मटेरियल. जैसे बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? फ्लोर. ठीक है. फ्लोर परचेज करेंगे. ठीक है. और स्वीट मटेरियल परचेज करेंगे, वो रॉ मटेरियल में आ गया. शुगर परचेज करेंगे, वो रॉ मटेरियल में आ गया. परचेज इनपुट एंड रिकॉर्ड मशीनरी मतलब कुछ इनपुट भी लगेगा. जैसे मान लीजिए
कुछ एसेंस है, कुछ फ्लेवर है, वो इनपुट हो गया, और मशीनरी भी हो सकता है। अब बिस्किट बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स भी आते हैं आजकल, तो वो सारा इसमें आएगा। ठीक है। अब रिकॉर्ड ऑफ परचेज, मतलब परचेज डिपार्टमेंट में होता क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, मशीनरी वगैरह भी खरीदते हैं, और रिकॉर्ड ऑफ परचेज होता है, मतलब जो परचेज हमने किया उसका रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है। वैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ चलेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस प्लानिंग। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेप्थ होगा, कितना डिवेंचर होगा, कितना इक्विटी होगा, और कितना खुद का ओन कैपिटल होगा, कितना रिटेन अर्निंग होगा, वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले देखेंगे। अब मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग मतलब मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि अब आपका प्रोडक्ट बन गया बिस्किट, तो प्रोडक्ट बिस्किट, एक मिनट इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रोडक्शन बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने परचेज़ किया आपकी कंपनी में, अब प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, जो बिस्किट का क्वालिटी है वो सही से है या नहीं, मतलब एज़ पर द स्टैंडर्ड है या नहीं। रिपेयर मेंटेनेंस, अब जैसे मशीन ख़राब हो गया, तो मशीन ख़राब होने के लिए वी नीड टू रिपेयर इट फॉर प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला चीज़ यही देखेगा। अब सब होने के बाद मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन गया वी नीड टू मार्केट इट। अगर हम मार्केट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एडवर्टाइजिंग। ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैसे होता है आप तो जानते ही हैं, है ना। अब जैसे एक तो एडवर्टाइजिंग चल रहा है आपका हर चैनल में, वो है ना कोविड-19 के लिए ही है, जो साथ दे सारा इंडिया तो मुस्कुराएगा इंडिया, तो वो एडवर्टाइजिंग ही है एक तरफ से। ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट का भी एडवर्टाइजिंग होता है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बताया जाता है। हाइड एंड सीक हो गया इसका बिस्किट, या फिर पार्ले जी हो गया, जी माने जीनियस, तो वो सारा एडवर्टाइजिंग होता है ताकि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले। ठीक है। एडवर्टाइजिंग होता है, सेल्स होता है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदा होगा, से एयर कंडीशनर, मोबाइल तो ड्यूरेबल में नहीं आएगा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन। ठीक है। या फिर इस टाइप का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई हार्डवेयर आपने ख़रीदा होगा, तो कस्टमर सर्विस होता है। जैसे अगर वो ख़राब हो गया तो रिपेयर के लिए आप कॉल करते हैं, फिर रिपेयर वाला टेक्नीशियन आता है, फिर टेक्नीशियन के बाद सारा कुछ होता है कि मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट रिपेयर हो गया, तो रिपेयर होने के बाद कंपनी वाले फ़ोन करके फीडबैक लेते हैं कि सही में रिपेयर हुआ है नहीं, प्रॉपरली हुआ कि नहीं। सो दैट ऑल कम्स अंडर कस्टमर सर्विस। या फ़ोन में, अगर फ़ोन का भी एग्जांपल लेंगे, आपने फ़ोन परचेज़ किया, कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप जाएंगे कस्टमर सर्विस सेंटर में, वहाँ पे अपना फ़ोन को दिखाएंगे, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर कस्टमर सर्विस। उसके बाद रिसर्च मतलब जैसे आप नया प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में लॉन्च होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि कंपनी इज़ कैरिंग ऑन रिसर्च ऑल द टाइम। कंपनी हमेशा रिसर्च करता रहता है ताकि नया प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को दिया जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया शॉर्ट में, ये हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, अभी मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लास्ट क्लास अगर आप अच्छे से किए हैं तो लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में आपको ये सब चीज़ बताया जा चुका है, आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करना है, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी जो ठीक है, अब देखें, अब फोकस आप इसी चीज़ में करिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कहीं पे और ध्यान नहीं देना है। देखो, हम पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगा। व्हेन द एक्टिविटीज़ आर जॉब आर ग्रुप कीपिंग माइंड द फंक्शंस। कल हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं।
तो जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज वगैरह वगैरह, वो सारा उसी को ध्यान में रखते हुए अगर स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड टू सेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब वही प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन में, सेल्स का काम सेल्स में। within the department also grouping is done on the basis of specialized function. Even territory wise grouping is also included. In functional structure. Just a moment. Included in functional structure. Example north region, south region, west region. जैसे मान लो इंडिया में नॉर्थ रीजन है कश्मीर साइड, उसका एक ग्रुपिंग भी हो सकता है, साउथ रीजन भी हो सकता है। ये चीज़ भी मैं कल बताया था, ठीक है, अगर आप ध्यान से सुने हो तो इसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया हुआ है, अभी हम फटाफट से रीड कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो एडवांटेज तो एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। सिंस फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग। दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, एज बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क। इसका मतलब क्या है, जो इंसान एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक ही डिवीज़न में काम कर रहा है बहुत साल से, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, वो सेल्स में एक्सपर्ट हो गया है, ठीक है, सेल्स डिवीज़न में है वो, तो उसको पता है कैसे करके प्रोडक्ट को सेल करवाना है ताकि लोग खरीदें, कैसे करके एडवर्टाइज़ करना है, कैसे करके उसको प्रोडक्ट को अपना मार्केट करना है ताकि लोग उस चीज़ को खरीद लें, ठीक है। तो वो सिमिलर जॉब करते करते स्पेशलाइज हो गया और उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, दे बिकम स्पेशलाइज इन देयर टास्क। सेकंड है promotes control and coordination within the department. Due to similar activities grouped in one department, they are easy in supervision and better control. ये तो डे 1 से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है ऑर्गेनाइजिंग से, क्योंकि सबको अपना अपना काम बांटा गया है, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। तो दिस लीड्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन वेरियस डिपार्टमेंट। सबको, हर डिपार्टमेंट को पता है कि उसको क्या करना है, ठीक है। अब इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। मिनिमम कॉस्ट कैसे लगता है, क्योंकि वेस्टेज नहीं होता है। फीचर्स में हमने डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजिंग का ये एक फीचर भी है कि सारा काम बटा हुआ होता है, कोई किसी मतलब वेस्टेज नहीं होता है, और इस कारण से मिनिमम कॉस्ट लगता है। तो मिनिमम कॉस्ट लगता है तो इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है। क्लियर है? इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एफर्ट्स। वही चीज़ है कि सबको पता होता है कि किसको क्या काम करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ये चीज़, ठीक है। अब आगे क्या है, ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। मतलब क्या है, जो इंसान को जिस एरिया का ट्रेनिंग चाहिए हम उसी एरिया का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। हमको पता है कि कौन सा इंसान कहाँ पे काम करने वाला है। अब जैसे एक इंसान प्रोडक्शन में काम करने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हम उसको मार्केटिंग का नॉलेज थोड़ी ना देंगे, उसको ये थोड़ी ना बताएंगे कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, बल्कि उसको तो ये बोलेंगे कि तुम प्रोडक्शन में रहने वाले हो, सामान सस्ते तरीके से सामान को कैसे खरीदते हैं, मतलब अच्छा सामान कम रेट में कैसे खरीदा जाएगा, वही चीज़ उसको बताया जाएगा ना। तो ट्रेनिंग देना एम्प्लॉय को भी इजी हो जाएगा। एज ट्रेनिंग फोकसेस ओनली ऑन लिमिटेड स्किल्स और वन फंक्शंस ओनली। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ना ही प्रोडक्शन वाले को मार्केटिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ना ही मार्केटिंग वाले को प्रोडक्शन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और ना ही ये भी बोल सकते हैं आप प्रोडक्शन वाला बंदा है तो उसको फाइनेंस का भी ट्रेनिंग दिया जाए, मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाए, सेल्स का भी ट्रेनिंग दिया जाए।
तो ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्शन, अगर कंपनी को पता है कि इसको प्रोडक्शन में रखना है तो उसको प्रोडक्शन का ही नॉलेज रहेगा, उसको मार्केटिंग का ज़ीरो नॉलेज रहेगा। क्लियर है? ओके। अब तो हाँ, अब लास्ट पॉइंट क्या है? ड्यू टू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, ईच फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शनल डिपार्टमेंट। मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर फंक्शन को ड्यू अटेंशन दिया जाता है। ड्यू अटेंशन मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ड्यू अटेंशन मतलब होता है इम्पोर्टेंस, हर फंक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्लियर है? फ़ायदा क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब मैन पावर को यूटिलाइज़ करना बहुत इजी हो जाता है। यूटिलाइज ऑफ मैन पावर एज परफॉर्मिंग बाय सिमिलर जॉब, देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव, वो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करते करते इम्प्रूव हो जाता है, वो उसको पता चल जाता है स्किल क्या है। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, हर कोई अपना अपना काम करता है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा होता है क्योंकि कॉस्ट कम लगता है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। ट्रेनिंग देना भी इजी हो जाता है और हर डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। देखो, डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, हर चीज़ का अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। लाइकवाइज स्ट्रक्चर का भी कुछ डिसएडवांटेज है, वो इस टाइप से। डिसएडवांटेज क्या है? प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जैसे वो जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में है उसको उसी डिपार्टमेंट से मतलब है, वो कंपनी के बारे में नहीं सोचेगा कंपनी कैसा चल रहा है। अब मार्केटिंग वाला सोचेगा मुझे क्या पड़ा है कंपनी जैसा चल रहा है, मैं तो मेरे मार्केटिंग में फोकस करूँगा। प्रोडक्शन वाला क्या सोचेगा, मुझे क्या पड़ा है कि प्रोडक्शन, फाइनेंस और सेल्स में क्या है, मैं तो सॉरी, प्रोडक्शन वाला क्या सोचेगा, मुझे क्या पड़ा है कि कंपनी में क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है कि फाइनेंस में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन में ही फोकस करूँगा। तो इससे क्या होता है, लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। कोई जानबूझ के नहीं करता है लेकिन हो जाता है। फंक्शन स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परसुएडेड बाय द फंक्शनल head. They fail to give priority to organizational interest. This may lead to pursuing departmental interest at the cost of organizational interest. मतलब बोला ये जा रहा है कि वो लोग तो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में फोकस करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में फोकस कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में, फाइनेंस वाला फाइनेंस में, सेल्स वाला सेल्स में। ठीक है, तो ऐसा करके वो अपने अपने एरिया में फोकस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। क्लियर है? ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। As each department is specialized in their own functions, so they fail to understand the priority of other department. देखो, ये फील नहीं है, ये एक्चुअली में फेल होगा। ठीक है, ये फेल है, FAIL। ठीक है, फेल। देखो, हर हर जो मैनेजर है, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर
अपने अपने ओन फंक्शन में ओन फंक्शन में वो बिजी रहता है। देखिए, स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन, अपना अपना काम, मतलब जैसे मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में बिजी है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में बिजी है, फाइनेंस वाला फाइनेंस में बिजी है, तो देयर ओन वर्क दे आर बिजी, सो दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। उनको लगता है कि उनका ही डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट जाए भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो वो ये नहीं समझते कि अदर डिपार्टमेंट आर ऑल्सो वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सोचते हैं कि सर मेरा डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है ना, चलो जाए, बाकी बाकी का प्रायोरिटी नहीं है, बाकी मेरा प्रायोरिटी है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा एग्जांपल है, टॉपिक के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल, लेकिन समझ में आपको बहुत जल्दी आएगा। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक गाड़ी है, ठीक है। अब एक ही गाड़ी है, हाँ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पार्ले कंपनी, वहाँ पे एक व्हीकल है, व्हीकल मतलब ट्रक है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन वाला भी आ गया और मार्केटिंग वाला भी आ गया, सेल वाला। प्रोडक्शन वाला बोलता है अरे मुझे सामान खरीदने जाना है, रॉ मटेरियल्स खरीदने जाना है गाड़ी में। इधर मार्केटिंग वाला बोलता है कि अरे तू क्या करेगा जाके, मैं पहले जाता हूँ, मेरे को सामान बिकवाना है, मेरे को पहले जो फिनिश गुड्स बन चुका है उसको बिकवाना है। सो देयर अराइज ए फाइट बिटवीन बोथ द मैनेजर्स, ऐसा मतलब इंटरनल फाइट उनके बीच में होता है। मतलब प्रोडक्शन वाला क्या सोचता है, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। और सेल्स वाला क्या सोचता है, मैं रॉ मटेरियल में, मेरे को फिनिश गुड्स बिकवाना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं फिनिश गुड्स बिकवाऊंगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, अगर गुड्स बनने के बाद बिका ही नहीं तो कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो वो लोग एक दूसरे का प्रायोरिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। सो दे फेल्स टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो चीज़ मतलब रिजिड हो जाता है, उसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया और स्किल दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। जैसे कि हम मेरिट में ये चीज़ पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग इंसान को उसी डिपार्टमेंट का दिया जाता है जिस डिपार्टमेंट में वो काम करने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बंदा रहने वाला है, आने वाला है, तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है, ना कि मार्केटिंग का। लेकिन ऐसा हुआ मार्केटिंग का एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चला गया, ठीक है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन वाले इंसान को मार्केटिंग में शिफ्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्शन वाले इंसान को मार्केटिंग में शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वाला जो बंदा है वो प्रोडक्शन का ही नॉलेज रखता है, उसको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देयर कैन बी ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है मतलब झगड़ा टाइप का, जैसे कि मैंने इस पॉइंट में बोला ना, ये प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उस टाइप का मैं अब ये चीज़ समझते हैं कैसा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन गिविंग डिस्काउंट ऑन देयर इंटरेस्ट, डिस्काउंट टू इंटरेस्ट सेल। फाइनेंस डिपार्टमेंट पुट ऑब्जेक्शन एज इट विल रिड्यूस द रेवेन्यू। अब देखो, सेल्स वाला क्या बोलता है? सेल्स वाला बोलता है कि मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, ठीक है। सेल्स वाला बोल रहा है कि डिस्काउंट दूंगा। लेकिन फाइनेंस वाला क्या बोल रहा है? मत दे। क्यों मत दे? क्योंकि इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। तो डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, है कि नहीं? तो फाइनेंस वाला क्या बोल रहा है? प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो तू डिस्काउंट मत दे, ठीक है। तो देयर अराइज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेल वाला क्या बोल रहा है? मैं डिस्काउंट दूंगा, लेकिन फाइनेंस वाला जो है हेड, वो बोलता है मत दे, क्योंकि प्रॉफिट विल डिक्रीज ड्यू टू दिस डिस्काउंट। क्लियर है? तो
ये समझ में आया होगा आई होप आपको। डिसएडवांटेज, एक और डिसएडवांटेज है, उसको मैं दिखा देता हूँ। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जैसे कि जिम्मेदारी देना एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जिम्मा देना, वैसे ही डिफ़िकल्ट टू अकाउंटेबिलिटी मतलब वही है। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मा देना बड़ा मुश्किल है, कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, इस ये काम करना बड़ा ही मुश्किल है। हाउ कम, लेट्स सी। In case of failure of organizational objective, the departmental head blames other department, as all departments are interrelated and it is very difficult to find out which department is going against the organizational goal. मतलब मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। मतलब जैसे मान लो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है, हायर प्रॉफिट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर सब ने देखा, बॉस ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो पाया। तो उसने सबसे पहले बुलाया सेल वाले को। क्यों भाई सेल्स वाले, क्या हाल है? और अब की बार तो प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। सेल्स वाले को बुलाया। सेल्स वाला जो है ना वो मुंह लटका के बोल दिया कि फाइनेंस वाले को बुलाओ। फाइनेंस वाले को पूछा गया क्यों भाई आपकी बार प्रॉफिट नहीं हुआ, तुमने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले लिया क्या? तो उसने बोला मैं कुछ नहीं किया, मैं तो सही किया था। आप बुलाइए परचेज वाले को। परचेज वाला अगेन मुंह लटका के क्या कहता है? परचेज वाला क्या कहता है? मैंने तो सब सही परचेज किया था, आप ये सेल्स वाले से पूछिए, ठीक है। तो इस टाइप से कन्फ्लिक्ट होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई ज़िम्मा लेना नहीं चाहता है, ना यहाँ पे सेल्स वाला ज़िम्मा ले रहा है, ना फाइनेंस वाला ज़िम्मा ले रहा है, ना परचेज़ वाला ज़िम्मा ले रहा है, कोई ज़िम्मा लेना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब एक दूसरे के ऊपर गलती डालते हैं। जैसे कि आप क्लास में भी करते होंगे कि क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गया तो हर स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर गलती डालेगा। से ये एक बॉय है, ये बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो देखा था ये इस बॉय ने किया था। अब ये बॉय बोलेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, इसने किया था। फिर ये दोनों बोलेंगे हम दोनों ने तो कुछ नहीं किया, इसने किया था। तो इस टाइप का एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जाता है गलतियों को। आई होप कि आप सब भी ऐसा ही किए होंगे। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट के केस में भी ऐसा होता है। तो क्लियर, समझ में आया? ओके। अभी हम पढ़ते हैं कि सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब कहाँ पे सूटेबल है। सूटेबिलिटी मतलब कहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सूटेबिलिटी दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही पोर्शन को आपको देखना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर आर सुटेबल फॉर डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन। जैसे फंक्शन जहाँ पे एज पर फंक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर काम आएगा। जैसे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग के हिसाब से जहाँ पे वर्क डिवाइड होगा वहाँ पे काम आएगा, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन मतलब क्या है? मतलब एवरी फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शन का एग्जांपल दूं क्या? हाँ सर दीजिए। फंक्शन का एग्जांपल है वही सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ कहाँ पे, जहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल इसके बेसिस में,
मतलब इन सब के बेसिस में जहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल है, इन सब के बेसिस में सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और परचेज, इन सब के बेसिस में जहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल है वहीं पे फंक्शन स्ट्रक्चर लगेगा। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, जहाँ पे हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए। मतलब ये सेल का बंदा सेल में स्पेशलाइज, परचेज का बंदा प्रोडक्शन का बंदा प्रोडक्शन में स्पेशलाइज, मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग में स्पेशलाइज, फाइनेंस का बंदा फाइनेंस में स्पेशलाइज, परचेज का बंदा परचेज में स्पेशलाइज। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, जहाँ पे जॉब सिमिलर नेचर का होगा, मतलब जैसे सेल का बहुत सारा जॉब होगा और उसको ग्रुप करना होगा, तो वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। सर ये क्या कर दिया, हमको लास्ट वाला पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। डोंट वरी, आई एम हियर। यूनी प्रोडक्ट और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था, पार्ले कंपनी का एग्जांपल लिया था। वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट और वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे पार्ले बिस्किट बनाता है बेसिकली, तो उस केस में ऐसा फंक्शनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाता है और एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल करेगा। एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल करेगा, एक ही का प्रोडक्शन करेगा, एक ही का मार्केटिंग करेगा, ठीक है, एक ही का परचेज करेगा। तो जहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाता है वहाँ पे अच्छे से काम करता है। जहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क पॉसिबल एज पर फंक्शन, वहाँ पे काम करता है। जहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए वहाँ पे काम करता है। जहाँ पे ग्रुपिंग हो सकता है सिमिलर जॉब का, वहाँ पे काम कर सकता है। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड merits of advantage, disadvantage and suitability of functional structure. In the next class we will learn about divisional structure too, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के बाद छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। लाइक करने से आपका जितना नंबर ऑफ़ लाइक्स होता है उससे मेरे को मोटिवेशन फील होता है कि इतना लाइक्स आया आज के वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लॉन्च करूं इधर आपके उधर नोटिफिकेशन आ जाए। भले ही आपको कहीं से पता ना चले, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, जो भी आपके साथ में हैं और जो ये वीडियो देखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल रिक्वेस्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द लास्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। और आपके फ्रेंड्स को आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय बाय।